नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। केंद्रीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेपो रेट में बड़ा इजाफा किया है। रेपो रेट की दर 0.4% बढ़ा दी गई है। अब रेपो रेट 4.40% कर दी गई है। देखिए क्या है इसके पीछे की वजह। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक रेपो रेट में बढ़ोतरी कमोडिटीज और वित्तीय बाजारों में जोखिम और बढ़ती अस्थिरता के कारण की गई है। इसी के साथ बैंकों की ओर से लोन पर ब्याज दर बढ़ाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। रेपो रेट बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अब आने वाले दिनों में आपके लोन की ईएमआई में इजाफा हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब सस्ते लोन का दौर खत्म हो गया है। आपको बता दें कि आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक समीक्षा बैठक में प्रमुख नीतिगत रेपो दर में लगातार 11वीं बार कोई बदलाव नहीं किया था। बहरहाल आरबीआई के फैसले के बाद शेयर बाजार में बिकवाली बढ़ गई है। दोपहर 2 बजे के बाद सेंसेक्स 950 अंक या 1.65% गिरकर 56,030 अंक के स्तर पर ठहरा। निफ्टी की बात करें तो 16,080 के स्तर पर है। इसके साथ ही एक दिन पहले के मुकाबले 250 अंक या 1.45% लुढ़की हुई है। केंद्र सरकार ने वादा किया है कि बुधवार रात तक उन सभी पूर्व सैनिकों के बैंक खातों में पेंशन की रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी। 58,000 से ज्यादा पूर्व सैनिक अप्रैल महीने की पेंशन न मिलने से सरकार से नाराज थे। इसे लेकर पूर्व सैनिकों ने सरकार के खिलाफ अपना विरोध भी प्रकट किया था। इस मुद्दे को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी उठाया था और सरकार पर 1 रैंक 1 पेंशन के बजाय ऑल रैंक नो पेंशन का आरोप लगाया था। रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2022 के लिए रक्षा मंत्रालय के पेंशन भोगियों को पेंशन नहीं दी गई, जिससे कई पूर्व सैनिकों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। कई 3 स्टार अधिकारियों सहित इससे ऊपर की रैंक वाले अधिकारियों को अप्रैल माह की पेंशन नहीं मिली थी और सरकार के पेंशन वितरण प्राधिकरण ने उन्हें इस बारे में नहीं बताया। रिपोर्ट के बाद रक्षा मंत्रालय ने मामले का संज्ञान लिया और लिखित बयान जारी करते हुए कहा कि मासिक पेंशन हासिल करने के लिए पेंशन भोगियों को वार्षिक पहचान जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच बुधवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने जाति आधारित जनगणना को लेकर भाजपा को फिर से घेरा है। उन्होंने कहा कि बिना जाति आधारित जनगणना के बिहार में कोई जनगणना नहीं होने देंगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जाति आधारित जनगणना को लेकर भाजपा को घेरते हुए ट्वीट कर लिखा कि भाजपा घोर सामाजिक न्याय विरोधी पार्टी है। बिहार विधानसभा से जातिगत जनगणना कराने का हमारा प्रस्ताव 2 बार सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, लेकिन भाजपा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित में जातिगत जनगणना कराने से मना कर दिया है। उन्होंने आगे लिखा है कि बिना इसके बिहार में कोई जनगणना नहीं होने देंगे। उल्लेखनीय है कि बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के राजनीतिक दल का एक प्रतिनिधिमंडल पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला था। जेडीयू भी जाति आधारित जनगणना की पक्षधर है। राजस्थान में लगातार भड़क रही सांप्रदायिक हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी का पूरे मुल्क में टारगेट राजस्थान है, इसीलिए दंगे भड़क रहे हैं। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनको ऊपर से निर्देश है कि राजस्थान सरकार को बदनाम करना है, राजस्थान में अस्थिरता पैदा करने की। इसके साथ ही सीएम पद के इतने उम्मीदवार हो गए हैं, इसलिए इनमें प्रतिस्पर्धा हो गई है। गहलोत ने कहा कि इनको होमवर्क दे दिया गया है, इसलिए हर मामले को लंबा खींच रहे हैं। गहलोत ने आरोप लगाया है कि ये लोग गरीब लोगों पर बुलडोजर चला रहे हैं। गहलोत यही नहीं रुके और कहा कि ये राजस्थान के नाम से घबराए हुए हैं। राजस्थान के नाम से बीजेपी की नींद हराम हो रखी है। इनको ऊपर से कहा गया है कि आपको अभियान चलाना है। गहलोत ने कहा कि वे तमाम राजनीतिक पार्टियों से अपील करते हैं कि वे आगे आए और शांति व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में जनप्रतिनिधि की ड्यूटी बनती है कि वे आगे आए और शांति व्यवस्था बनाए रखे, लेकिन ये लोग लोगों को भड़काते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 100 नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। वीओ
दरअसल कांग्रेस के 100 नेताओं ने एक साथ भाजपा की सदस्यता ले ली है और भाजपा की सदस्यता ग्रहण का ये काम सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में सीएम हाउस में हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे सीहोर के आष्टा के 100 नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, प्रत्याशी, जिला पंचायत, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ दी है। भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं में पूर्व जिला पंचायत सदस्य गोपाल सिंह, इंजीनियर कृष्णा गोपाल का भी नाम शामिल है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख और सपा विधायक शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने की चर्चा के बीच नया मोड़ सामने आया है। दरअसल शिवपाल यादव ने ललितपुर में किशोरी से रेप के मामले में प्रदेश की योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। शिवपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश बेटियों के लिए इतना असुरक्षित और असंवेदनशील कभी नहीं था। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। शिवपाल सिंह यादव ने ललितपुर मामले में 2 ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, ललितपुर में एक 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और फिर शिकायत लेकर जाने पर थानेदार द्वारा बलात्कार की घटना पुलिस व्यवस्था की निष्ठुरता व नृशंसता की बानगी भर है। न जाने कितनी ऐसी बेटियां होगी जिनके अपमान की करुण कथा नौकरशाही व पुलिस व्यवस्था की परिधि से बाहर नहीं आ पाती होगी। शिवपाल ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, निसंदेह उत्तर प्रदेश बेटियों के लिए इतना असुरक्षित और असंवेदनशील कभी नहीं था। प्रदेश सरकार को थानों में महिलाओं की तैनाती बढ़ाने व थानों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए गंभीरता से प्रयास करना होगा। साथ ही हमारी ये भी मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस की सख्ती के बावजूद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे अजान के दौरान दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाने के फैसले पर अड़े हुए हैं। इस बीच मनसे चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लाउडस्पीकर विवाद पर अपना पक्ष रखा है, तो दूसरी ओर राज्य सरकार मुंबई की सैकड़ों मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे ने घोषणा की है कि अजान के वक्त मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा तब तक चलेगा जब तक अवैध लाउडस्पीकर हटाए नहीं जाते। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है तो कोर्ट क्या एक्शन लेगा। महाराष्ट्र में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसी बीच खबर है कि राज्य सरकार मुंबई की सैकड़ों मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। खबर है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने वाली कुछ मस्जिदों की पहचान भी की है। खास बात है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के ऐलान के बाद राज्य में पुलिस अलर्ट मोड पर है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य के गृह विभाग ने कहा है कि मुंबई में कुल 1140 मस्जिदें हैं। इनमें से 135 ने आज लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सुबह 6 बजे से पहले किया है। जो भी 135 मस्जिदें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ गई है, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। शीर्ष अदालत ने जुलाई 2005 में सार्वजनिक स्थानों पर रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। आज की प्राइम टाइम खबरों में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। खबरों की और भी जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।